अगर आपका ड्रग आपके ब्लड में पहुंचा था तो आपका ड्रग का जो एक्सक्रीशन का रूट होगा वो मेजर तौर पर यूरिन होगा। मेजर मोर देन 99%। कुछ एक ड्रग्स हैं जो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में आए थे, उनका बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ था और वो यूरिन के थ्रू से न जा करके किसी दूसरे रूट से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। ठीक है, वो होते हैं तो होते हैं, वो थोड़े बहुत एग्जांपल्स हैं, जैसे बाइल के थ्रू से एक्सक्रीट हो जाना या एल्व्यूलर रूट के थ्रू से एक्सक्रीट हो जाना या और कई तरीके हो सकते हैं। लेकिन जो मेजर रूट है आपका वो यूरिन है। बट जो माइनर रूट्स हैं, थोड़े बहुत ड्रग्स होते हैं उनसे, जैसे बाइल, बट कई ड्रग्स हैं जो बाइल के थ्रू से एक्सक्रीट आउट होंगे। तो उनका नेचर कैसा होना चाहिए, क्राइटेरिया होता है, जैसे उनका मॉलिक्यूलर वेट 300 से ज्यादा होना चाहिए। नाउ दूसरा क्राइटेरिया है उसका फ्री होना, और कहां पर फ्री होना चाहिए, वो जीआई सिस्टम में, गट में। अगर कोई ड्रग एब्जॉर्ब होता है ब्लड में जाएगा, लेकिन वापस वो लीवर में आएगा और लीवर से बाइल डक्ट के रास्ते फिर से इंटेस्टाइन में आ जाएगा, यानी इंटेरोहिपेटिक साइक्लिंग करेगा वो। अब नहीं जाएगा वो ब्लड में, अब वो बाइल में आ गया तो अब वो स्टूल के थ्रू से पास आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटेरोहिपेटिक साइक्लिंग का था। तो कुछ ड्रग्स हैं जैसे क्विनीन है, एरिथ्रोमाइसिन है, और भी कई सारे ड्रग्स हैं जो बाइल के थ्रू से हो सकते हैं, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कई सारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं जो बाइल के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल डिजिटॉक्सिन, राइट, जो कन्वर्ट होता है डिजॉक्सिन में। देन एरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ ड्रग्स हैं जिनका एलिमिनेशन बाइल के थ्रू से होता है, यानी अल्टीमेटली ये स्टूल के पैसेज से आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, अब कुछ ड्रग्स हैं जो इंटेरोहिपेटिक साइक्लिंग नहीं करेंगे। जो पहले वाले मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, उन्होंने इंटेरोहिपेटिक साइक्लिंग की थी, तो इस वजह से वहां पर हम डिस्कस कर रहे थे बाइल के थ्रू से वो आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई ड्रग एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ, ब्लड में भी नहीं गया, इंटेरोहिपेटिक साइक्लिंग भी नहीं किया, तो यानी आपने उनको ओरली लिया, आपके जीआई सिस्टम में ही रहे और स्टूल से पास हो गए, यानी फीकल रूट स्टूल से पास होंगे। तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये डायरेक्टली एक्सक्रीट हो जाते हैं कोलोन में और रेक्टम के थ्रू से पास हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए प्रोगेटिव्स लिया, प्रोगेटिव्स जैसे सेना है ना, लैक्टुलोज, ये प्रोगेटिव्स हैं। देन हैवी मेटल्स एक्सीडेंटली इंजेस्ट कर लिया आपने, या आप कोई चीज खा रहे हो नोइंगली अननोइंगली, उसके अंदर हैवी मेटल्स हैं, आर्सेनिक है, लेड है, ठीक है ना, तो वो प्रेफरेबली आपके स्टूल से पास आउट होंगे। देन मैग्नीशियम सल्फेट, देन कोलेस्टायरामिन। कोलेस्टायरामिन एक ड्रग है जो आपका लिपिड लो करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आपके फूड में जो कोलेस्ट्रॉल या ऑयली चीजें हैं या लिपिड वाली चीजें हैं, उनको ये बाइंड कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उस कोलेस्ट्रॉल को या लिपिड को एब्जॉर्ब ही होने नहीं देगा वो। तो ना कोलेस्ट्रॉल गया ब्लड में, ना कोलेस्टायरामिन गया ब्लड में। ठीक है,
तो कोलेस्टेरामिन, इसका कहना है कि हम तो डूबेंगे, तुमको भी लेके डूबेंगे, हम तो नहीं जाएंगे ब्लड में, तुमको भी नहीं जाने देंगे। अल्टीमेटली एलिमिनेशन स्टूल के थ्रू से ही होगा। ठीक। देन माइनर रूट्स में हम जो सांस फेंकते हैं, तो कुछ वॉलेटाइल नेचर के ड्रग्स हैं जो आपके सांस के थ्रू से बाहर आएंगे। अल्कोहल ड्रिंकिंग टेस्ट कैसे करते हैं पुलिस वाले? चलो फूंक मारो, यानी उसने पिया होगा लेकिन अल्टीमेटली वो उसके ब्लड में गया और फिर वो उसके एल्वुलर एयर में आ गया, और जैसे ही वो सांस फेंकेगा, फूंक मारेगा, वो डिटेक्ट हो जाएगा कि हाँ लिया हुआ है इसने। ठीक है। तो गैसेस एंड वोलेटाइल लिक्विड्स, गैसेस में, वोलेटाइल लिक्विड्स में जनरल एनेस्थेटिक्स का हम लोग एग्जांपल देते हैं हमेशा कि भाई बेहोश करने के लिए सुंघा दिया जाता है, वो आपके सांस के थ्रू से बाहर निकल जाएंगे। सलाइवा एंड स्वेट, सलाइवा यानी आपका जो लार बनता है हमारा। कई ड्रग्स हैं, जैसे सलाइवा के केस में लिथियम है, दिमाग के कुछ तार हिल जाते हैं तो उनको सही करने के लिए लिथियम की डोजिंग होती है। अब ये पढ़ेंगे सीएनएस एक्टिव ड्रग्स में। तो लिथियम सलाइवा से होता है। स्वेट यानी पसीना, इसके थ्रू से भी होता है। पोटेशियम आयोडाइड है। हैवी मेटल्स हैं। ठीक है। आपके हेयर फॉलिकल्स के थ्रू से भी होते हैं आयोडाइड्स, वो आपके हेयर फॉलिकल्स के थ्रू से बाहर हो जाएंगे। एंड माइनर है बट काफी इंपॉर्टेंट है ये, फीडिंग मदर। ठीक है, बेबी फीडिंग हो रही है, लेकिन अगर उस ड्यूरेशन में कोई ड्रग लिया जा रहा है तो उनमें कुछ ड्रग्स हैं जो मदर के मिल्क में आ सकता है। राइट। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाऊंगा कि वो कौन से ड्रग्स हो सकते हैं जो प्रेफरेबली मदर मिल्क में आ जाते हैं। तो इसमें आप देखिए, ये आपका हो गया ब्लड कैपिलरी, और ब्लड जो है यहां पर, इस ब्लड का पीएच कितना होगा? 7.4, यानी स्लाइटली अल्केलाइन। राइट। अब यहां पर अगर कोई ड्रग आया है तो जो ड्रग है ये किस कंडीशन में मिल्क तक आएगा? मिल्क का पीएच, इट इज स्लाइटली एसिडिक। pH of milk is slightly acidic, it is 6.6। ठीक है। अब हम वीक एसिड और वीक बेस दोनों तरह के ड्रग का एग्जांपल लेंगे और यह देखेंगे कि किस तरह के ड्रग्स की टेंडेंसी ज्यादा होती है मदर मिल्क में आने की, यानी किस तरह के ड्रग्स से बचा जाना चाहिए। राइट। अब अगर आप एक वीक एसिड ड्रग का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो क्या वीक एसिड इस ब्लड के पीएच में आयोनाइज्ड रहेगा या नॉन आयोनाइज्ड रहेगा? आयोनाइज्ड हो जाएगा। वीक एसिड का ड्रग इस पीएच में आयोनाइज्ड हो जाएगा, और अगर वो आयोनाइज्ड हो गया तो इसका मतलब है, अगर वो आयोनाइज्ड हो गया वीक एसिड, तो इसका मतलब है कि एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, यानी यहां से यहां नहीं आएगा क्योंकि वो आयोनाइज्ड है। मतलब यह हुआ कि जो वीक एसिड नेचर के ड्रग्स हैं उनसे कोई खतरा नहीं है, वो मिल्क में नहीं आएंगे, मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स। लेकिन अगर आप वीक बेस का एग्जांपल लेते हैं एक, तो वीक बेस और ये पीएच बेसिक, क्या होगा यहां पर? अनआयोनाइज्ड रहेगा, सिमिलर इन्वायरमेंट। तो वीक बेस पीएच इन्वायरमेंट में, पीएच के अल्केलाइन इन्वायरमेंट में
नॉन आयोनाइज्ड रहेगा और नॉन आयोनाइजेशन फेवर करता है एब्जॉर्प्शन को। इसका मतलब ड्रग यहां से एब्जॉर्ब होकर के वीक बेस यहां आ जाएगा। मतलब वीक बेसिक नेचर के जितने भी ड्रग्स हो सकते हैं वो ड्रग्स आ सकते हैं मिल्क के अंदर। और यहां पर आयन ट्रैपिंग का भी कंसेप्ट लागू होता है, होगा ना, क्योंकि अगर वीक बेसिक एक बार यहां पे आ गया तो यहां पर आने के बाद वो आयोनाइज्ड हो गया, और जब वो आयोनाइज्ड हो गया तो अब इसके लिए यहां से यहां जाना मुश्किल हो जाएगा। यानी वीक बेसिक ड्रग एक बार अगर मिल्क में आ गए तो वो मिल्क में ही रहेंगे और वहीं से ही एक्सक्रीट होंगे। वो या तो बेबी कंज्यूम करेगा, तो रास्ता वही है एक्सक्रीशन का उसका, और कोई रास्ता है नहीं, खतरा है। यानी कि मेजर रूट है आपका किडनी, यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। मेन 3 प्रोसेस होते हैं यूरिन फॉर्मेशन में, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का प्रोसेस होता है और ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, और फाइनली यूरिन बन जाता है, ठीक है। तो इसमें हम 1 बाय 1 चलेंगे कि अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू से ड्रग को एलिमिनेट होना है तो वहां पर कौन से ड्रग्स होंगे? सारे नहीं होंगे। तो कौन से होंगे? वो ड्रग्स जिनका मॉलिक्यूलर साइज लेस देन 2000 है, ये एक क्राइटेरिया है। वैसे ड्रग्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 2000 से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल इंसुलिन, हिपेरिन, इनका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 2000 है। तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से बाहर नहीं जा पाएंगे, राइट। तो इस कैटेगरी में कौन कौन से आ गए? ग्लूकोज आ गया, अमाइनो एसिड्स आ गए, सुगर्स आ गए। दूसरा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से फिल्टर होने के लिए क्राइटेरिया नंबर 2, उनकी प्रोटीन बाइंडिंग कैसी है। जितना ज्यादा प्रोटीन बाइंडिंग होगा ड्रग का, चांसेस ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन उतना ही कम हो जाएगा। मतलब यह हुआ कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को परफॉर्म कराने के लिए उस ड्रग को फ्री होना पड़ेगा। ओनली द फ्री ड्रग्स आर फिल्टर्ड, ओनली फ्री ड्रग्स आर फिल्टर्ड। जो प्रोटीन बाउंड होंगे उनका फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस से नहीं होगा, यानी उनका एलिमिनेशन ग्लोमेरुलस से नहीं होगा। जैसे वारफेरिन है, वारफेरिन 98% प्रोटीन बाउंड है। वारफेरिन इज 98% प्रोटीन बाउंड। इसका क्या मतलब हुआ कि सिर्फ 2% वारफेरिन का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से एलिमिनेट होगा, बाकी 98% वो वेट करेगा। अगर उसमें से थोड़ा बहुत फ्री हुआ तो वो आ जाएगा ग्लोमेरुलस के पास, अदरवाइज उसको कोई दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए फ्री फॉर्म होना चाहिए। लिपिड सॉल्युबिलिटी डजंट मैटर। अगर वारफेरिन कहेगा कि नहीं मैं बहुत अच्छा लिपिड सॉल्युबल हूं, मैं तो क्रॉस कर सकता हूं ग्लोमेरुलस को, नो यू कैन नॉट, क्योंकि आपके साथ प्रोटीन बंधा हुआ है और ग्लोमेरुलस इतना कैपेबल नहीं है कि वो ड्रग और प्रोटीन दोनों को बाहर जाने दे। वो छोटे मॉलिक्यूल ड्रग के ही जाने दे सकता है बाहर। एंड फाइनली रीनल ब्लड फ्लो। जितना ज्यादा रीनल ब्लड फ्लो होगा उतना ही ज्यादा फिल्ट्रेशन होगा। तो रीनल ब्लड फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन।
क्लियर? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन से around 20% drugs they are filtered through glomerulus. जो रिमेनिंग 80% हैं उनका सिक्रीशन ट्यूब्यूलर सिक्रीशन प्रोसेस से होता है। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का मतलब क्या है? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का मतलब है कि जो ड्रग है आपके ब्लड कैपिलरी में वो यहां से यहां सिक्रीट होकर के आएगा, ल्यूमेन के अंदर सिक्रीट होकर के आएगा, राइट? एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना नहीं है यहां, ठीक है ना? तो ये ट्यूब्यूलर सिक्रीशन हुआ। तो 80% ड्रग्स ट्यूब्यूलर सिक्रीशन प्रोसेस से आपके ट्यूब्यूलर ल्यूमेन में आते हैं, यानी यूरिन में आते हैं, ठीक है? अब देखो सिक्रीशन का प्रोसेस है ये आसानी से नहीं होने वाला है और इसीलिए ये एक एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है यहां पर। और ऑब्वियसली चूंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है तो ये एनर्जी डिपेंडेंट होगा, एनर्जी डिपेंडेंट तो होगा ही होगा। तो हम क्लिनिकल यूज में जाने से पहले कुछ एक दो बेसिक कंसेप्ट्स को समझ लेते हैं। पहले वो कंसेप्ट क्या है? पहली चीज इसमें कि देखो जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए कोई ना कोई ट्रांसपोर्टर तो होगा। अब जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो थोड़े से नॉन स्पेसिफिक नेचर के हैं, हालांकि वो चुनते हैं कि भाई मुझे इसको लेके जाना है या मुझे इसको लेके जाना है, लेकिन हमेशा ही ऐसा नहीं होता है, थोड़े नॉन स्पेसिफिक टाइप के वहां पर होंगे ट्रांसपोर्टर्स, राइट? मैं दो तीन ट्रांसपोर्टर का एग्जांपल दे रहा हूं। एक ट्रांसपोर्टर है पी ग्लाइकोप्रोटीन, इसको हम लोग कहते हैं इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर होता है, ठीक है? इफ्लक्स का मतलब क्या हुआ? ये काम कैसे करेगा इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर? इस वक्त जबकि एक्सक्रीशन होना है, यूरिन चैनल है, तो इसका मतलब हुआ कि जो इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर है पी ग्लाइकोप्रोटीन है वो ड्रग को धक्का मारता है और बाहर की तरफ निकालता है, सीक्रेट कराता है। कुछ ट्रांसपोर्टर्स है जैसे ये वाला ट्रांसपोर्टर है OATP, ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर। OATP इज ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर। फाइन। तो जो ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर्स हैं दे आर मिंट फॉर वीक एसिड ड्रग्स। ये वीक एसिड ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे, वेयर एज OCT ये है ऑर्गेनिक कैटायन ट्रांसपोर्ट, और ऑर्गेनिक कैटायन ट्रांसपोर्ट इज मिंट फॉर वीक बेसिस। तो यहां स्पेसिफिक थोड़ा सा हो गया, दो अलग अलग ट्रांसपोर्ट, दो अलग अलग नेचर के ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे। यहां तक क्लियर है? चलिए अब हम लोग इसके थोड़े से क्लिनिकल केसेस को डील करेंगे। क्लिनिकल केसेस में क्या है कि जो ड्रग्स होते हैं ना, अच्छा हमारे बॉडी में भी कुछ चीजें हैं जो बनती हैं अपने आप ही, जैसे यूरिक एसिड हमारे बॉडी में बनता है, राइट? कई सारी चीजें हैं जो हमारी बॉडी में बनती हैं और फिर उनका एक्सक्रीशन होता है। तो यहां पर एक अच्छा एग्जांपल है यूरिक एसिड का, हम लोग उसके साथ थोड़ा कोरिलेट करेंगे एग्जांपल्स को। वेल अब देखो एक ड्रग है जो मेंशन किया मैंने यहां पर, प्रोबेनेसिड। प्रोबेनेसिड एक ड्रग है जो हम लोग यूज करते हैं, पेनिसिलिन के साथ हम लोग कंबाइन करके देते हैं प्रोबेनेसिड को। अगर हम प्रोबेनेसिड नहीं देते हैं, सिर्फ पेनिसिलिन देते हैं, तो पेनिसिलिन का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो मान लो कि 6 से 7 घंटा है विदाउट प्रोबेनेसिड, ठीक है?
6 से 7 घंटा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसके बाद वो बॉडी से एक्सीट आउट हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रोबेनिसिड के साथ देते हैं तो पेनिसिलिन का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है अब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हो सकता है वो डबल हो जाए, 12 घंटे हो जाए। तो क्या किया यहां पर प्रोबेनिसिड ने? प्रोबेनिसिड ये ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर के थ्रू से एक्सक्रीट आउट होना था, ठीक है, वीक एसिड है। इसको ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर से ट्यूबुलर सिक्रीशन इसका होना था। लेकिन अभी क्या हुआ, इस ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर के पास पेनिसिलिन आ गया, ठीक है। तो अब ये जो दो ड्रग हैं, ये दोनों ड्रग इस ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर के साथ कंपीट करेंगे कि बाहर किसको जाना है और वापस ब्लड में किसको जाना है, ठीक है। पेनिसिलिन आया, नहीं मैं जाऊंगा, प्रोबेनिसिड बोला कि मैं जाऊंगा। यहां पर जीतेगा कौन? ट्यूबुलर सिक्रीशन होना है, यानी यूरिन में आना है। पेनिसिलिन को भी जल्दी थी, प्रोबेनिसिड को भी जल्दी थी, लेकिन हुआ यह कि प्रोबेनिसिड बहुत स्ट्रांगली ओएटीपी के साथ कंबाइन करेगा। सो प्रोबेनिसिड विल कंबाइन विद ओएटीपी एंड अल्टीमेटली इसका ट्यूबुलर सिक्रीशन हो जाएगा। ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब ब्लड से ट्यूबुलर ल्यूमेन के अंदर यानी यूरिन में, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन हो जाएगा, ये आपका यूरिन के अंदर आ गया। तो प्रोबेनिसिड यूरिन के अंदर आ गया और पेनिसिलिन को यहां पर चूंकि बाइंड करने नहीं मिला, तो पेनिसिलिन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो दोबारा से ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो गया। और एक बार वो ब्लड में दोबारा गया तो अब उसका दोबारा फिर से वही साइकिल होगा, यानी एक बार फिर से वो काम करेगा। तो तकरीबन 2 बार उसको काम करना पड़ गया। तो ये एक एग्जाम्पल है जहां पर हमको बेनिफिट हो रहा है। हमने पेनिसिलिन और प्रोबेनिसिड को इसीलिए कंबाइन किया कि प्रोबेनिसिड चूंकि स्ट्रांगली बाइंड करेगा ओएटीपी के साथ, तो इसका ट्यूबुलर सिक्रीशन हो जाएगा और यूरिन में आ जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। पेनिसिलिन को चूंकि बाइंड करने नहीं मिलेगा, तो ये मजबूरी में वापस रीअब्सॉर्ब हो जाएगा ब्लड के अंदर यानी बॉडी के अंदर, और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट एक बार फिर से आएगा और पेशेंट को ज्यादा फायदा होगा। दूसरा, यूरिक एसिड। यहां पर अब दिक्कत आने वाली है। पेनिसिलिन से तो आपको फायदा हो गया क्योंकि पेनिसिलिन आपने लिया था इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, बट वही मैकेनिज्म अभी फॉलो होगा, लेकिन यहां पर पेनिसिलिन की जगह पर यूरिक एसिड है। तो यूरिक एसिड के केस में क्या होगा? सेम वही कंसेप्ट फिर से लागू होगा, यूरिक एसिड एंड प्रोबेनिसिड। अगेन प्रोबेनिसिड विल स्ट्रांगली बाइंड टू ओएटीपी, उसका ट्यूबुलर सिक्रीशन हो जाएगा, वो यूरिन में आ जाएगा। जबकि यूरिक एसिड का कोई चारा नहीं है, यूरिक एसिड को वापस ब्लड में जाना पड़ेगा। यूरिक एसिड अगर एक्सक्रीट हो जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन चूंकि अब यूरिक एसिड प्रोबेनिसिड के सामने एक्सक्रीट नहीं हो पाया, वो वापस ब्लड में जा रहा है। इसका मतलब ब्लड का यूरिक एसिड लेवल बढ़ रहा है। ब्लड यूरिक एसिड लेवल विल इंक्रीज, और अगर यूरिक एसिड का लेवल आपका बढ़ेगा तो वैसे पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है गाउट की, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम ऑफ गाउट, जॉइंट पेन, तो उनका ये डिजीज कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाएगा। अगर पेनिसिलिन की जगह पे नाइट्रोफ्यूरेंटाइन के साथ भी ऐसा होता तो आप चुप नहीं रहते। क्यों? नाइट्रोफ्यूरेंटाइन
नाइट्रोफ्यूरेंटाइन यूरिनरी एंटीसेप्टिक होता है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक, यानी अगर आपके यूरिन में किसी तरीके का इंफेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी तरीके का इंफेक्शन है, तो नाइट्रोफ्यूरेंटाइन उस इंफेक्शन को सही कर देगा। तो आप तो ये चाहेंगे ना कि आपका जो नाइट्रोयूरेंटाइन है, जो आपने डोजिंग लिया है, वो आपके यूरिन में जाए और यूरिन में जो बैक्टीरिया है या किसी भी तरीके का इंफेक्शन है वो उसको ठीक करे। सेम वही कंसेप्ट लागू होगा यहां भी, ठीक है। और नाइट्रोफ्यूरेंटाइन यूरिन में ना आकर के ब्लड में पहुंच जाएगा, ये इधर चला जाएगा, जबकि उसको आना था इधर, तो यहां पे आने नहीं दिया जा रहा है। अब क्या किया जाए? तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए, और वो कंसेप्ट कोई नया नहीं है, आप पहले से जानते हो। क्या है वो कंसेप्ट? एसिडिटी एंड आयोनाइजेशन का, या मैं कह दूं आपको पीएच और आयोनाइजेशन का। इसमें क्या रिलेशन था कि अगर आपका वीक एसिड ड्रग है, इन्वायरमेंट एसिडिक है, इन्वायरमेंट यानी पीएच जो है वो एसिडिक है, तो नॉन आयोनाइजेशन, और नॉन आयोनाइजेशन का मतलब एब्जॉर्प्शन। कंसेप्ट यही है। सिमिलरली आप बेस के साथ कर लो, वीक बेस, पीएच अल्केलाइन, नॉन आयोनाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। अब मान लेते हैं कि आपके यूरिन में एक ऐसा ड्रग है जो बहुत टॉक्सिक नेचर का है, या टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है आपके बॉडी के अंदर उस ड्रग का, तो आप ये चाहेंगे कि वो एलिमिनेट हो जाए, आपकी बॉडी से निकल जाए, ठीक है। किसी भी नेचर की ड्रग की टॉक्सिसिटी हो सकती है कि अगर आपके वीक एसिड ड्रग की पॉइजनिंग हो गई है, अगर वीक एसिड ड्रग की पॉइजनिंग हो गई है, ठीक है। अब क्या करना है? टॉपिक एलिमिनेशन का चल रहा है, एक्सक्रीशन का चल रहा है, तो अब क्या करना है? आपका ये ड्रग आएगा यूरिन में, ठीक। वीक एसिडिक ड्रग, पॉइजनिंग हो गई है, मान लो कि ये बारबिट्यूरेट है या सैलिसाइलिक एसिड है या सल्फोनामाइड है, कोई भी वीक एसिडिक ड्रग्स, इनकी ओवरडोजिंग हो गई है, पॉइजनिंग हो गई है, ठीक है। आप चाहते हैं कि इसको जितना जल्दी हो निकाला जाए। यह आएगा यूरिन में, यूरिन का पीएच स्लाइटली एसिडिक, ठीक है जी। उस हिसाब से जो आपका वीक एसिड ड्रग है स्लाइटली एसिडिक यूरिन में पहुंचेगा, आयोनाइजेशन नहीं होगा, यानी रीएब्जॉर्प्शन बैक टू द बॉडी, जहां से आया था वहां दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा वो, ये होता है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं? यहां पे ऑप्शन क्या है? आप उसको बेसिक कर देंगे, एल्केलाइन कर देंगे। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपका रीएब्जॉर्प्शन से आता है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, जो कि एक्चुअली में एक पैसिव प्रोसेस है। ट्यूबुलर सिक्रीशन वाज एक्टिव, बट ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन ये एक पैसिव प्रोसेस है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ द ड्रग्स दे आर रीएब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, यानी ब्लड से फिल्टर होकर के वो यूरिन में आए, लेकिन उनमें से 100 में से 99 फिर से ब्लड में चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि ज्यादातर उस वक्त लिपिड सॉल्युबल थे, वही हो सकते हैं। तो रीएब्जॉर्प्शन के लिए
जो क्राइटेरिया है लिपिड सॉल्युबिलिटी का वो ये फॉलो कर रहे थे। ठीक है, ये एक स्टेप का प्रोसेस नहीं होता है, मतलब यूरिन का फॉर्मेशन ऐसा नहीं होता कि एक स्टेप में हो गया, एक बार रीएब्सॉर्ब हो, एक बार आ गया यूरिन में तो अब वो जाएगा नहीं ब्लड में, ऐसा नहीं होता है। आना और जाना लगातार होता रहता है तब तक जब तक कि वो ड्रग पूरी तरीके से पोलर ना हो जाए। ठीक है, तो ये पैसिव प्रोसेस हुआ। नाउ ये जो रीएब्सॉर्प्शन का प्रोसेस है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इन्वायरमेंट ऑफ पीएच का जो इन्वायरमेंट का जो पीएच है वो उस पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर इन्वायरमेंट कौन दे रहा है? यूरिन। ठीक है, उसके पीएच पर डिपेंड करेगा, वहां पर आयोनाइजेशन कितना होगा और ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी कितनी है, इस हिसाब से रीएब्सॉर्प्शन डिसाइड किया जाएगा। ये हम एब्जॉर्प्शन वाले टॉपिक में कवर कर चुके हैं। हाँ, लेकिन अगर वीक बेस की ओवरडोजिंग आपने कर दिया है, टॉक्सिसिटी हो गई है और आप ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इससे हम छुटकारा पाए, इसको हम जल्दी से जल्दी बॉडी से बाहर निकालें, तो आप क्या करेंगे? वहां पर यूरिन को और ज्यादा एसिडिक कर देंगे। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड या कोई भी एसिडिक चीजें आप उस पेशेंट को पिला दो, कुछ नहीं सिरका पिला दो, लेमन जूस पिला दो, एसिडिक हो जाएगा उसका। तो बेसिक ड्रग की टॉक्सिसिटी, पॉइजनिंग आप कर सकते हो इस तरह से ट्रीट, यूरिन को और ज्यादा एसिडिक कर दो। लेकिन खतरा तो होगा वीक एसिडिक के साथ। अगर वीक एसिडिक ड्रग्स हैं तो वो एसिडिक यूरिन में आयोनाइज नहीं होंगे, वो दोबारा से रीअब्सॉर्ब होना चाहेंगे। तो आपको अभी क्या करना होगा? आपको जानबूझ करके यूरिन को एल्केलाइन बनाना पड़ेगा। यही एक उपाय है। आप यूरिन को एल्केलाइन कर दो, आपका जो वीक एसिडिक ड्रग है एल्केलाइन यूरिन में आयोनाइज हो जाएगा और रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, तो मजबूरी में वो एलिमिनेट आउट हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? तो वीक बेसिक ड्रग का अगर पॉइजनिंग है तो आपको यूरिन को एसिडिक बनाना है, और अगर वीक एसिड ड्रग का पॉइजनिंग है तो आपको यूरिन को बेसिक बनाना है।